बात करेंगे उन तमाम चीज़ों के बारे में जो ओरल सोर्सेज को, ओरल हिस्ट्री को इम्पोर्टेंट बनाता है। वो क्या सारी चीज़ें हैं जिनके कारण मौखिक इतिहास लेखन या मौखिक स्रोत बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो आपको ये समझना होगा कि जो मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बात की है, उन सारे इतिहासों की चर्चा या उन इतिहासों पर समग्र जानकारियाँ ही इसलिए उपलब्ध हो पाई हैं क्योंकि हमने एक व्यापक पैमाने पर मौखिक स्रोतों का इस्तेमाल किया है। हमने उन्हें कमतर नहीं आंका है। हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि वो एक लिमिटेड बात कर पाएंगे। हम तमाम तरह की चीज़ों को देख पाते हैं। फिर समय के साथ हमने इतिहास में के हम विद्यार्थी हैं और हम ये समझते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कई सारी चीज़ें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। सो द ग्रेटेस्ट सिंगल barrier, or I'll say a hindrance in the way of growth of history, is that the many facts of history have been destroyed across centuries due to different reasons. कभी हमलावरों ने आग लगा दिया, कभी पुरानी इमारतों को तोड़ दिया गया। बहुत फेमस एग्जाम्पल भारत में है कि जब बख्तियार खिलजी बिहार की ओर आया तो उसने बौद्ध भिक्षुओं को तो बड़े पैमाने पर और हिंदुओं को मारा ही, लेकिन उसके साथ उसने सबसे बुरा काम ये किया कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय के 3 बड़े बड़े पुस्तकालयों को, जिसमें लाखों की संख्या में पांडुलिपियाँ थीं और सदियों का ज्ञान भरा था, उसने आग लगा दी। तो लिखित स्रोतों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो यही है कि वो नष्ट किए जा सकते हैं। ये समस्या पुरातात्विक स्रोतों की भी है कि पुरातात्विक स्रोत भी नष्ट किए जा सकते हैं। समय के साथ उनको उनके ऊपर प्रहार किया जा सकता है। जैसे एक बड़ा मज़ेदार बात तो आपको शायद पता ही होगी कि ये जो सारनाथ है, जहाँ आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने अपनी पहली दीक्षा दी थी, तो वो जो वहाँ पर स्तूप है उसके बारे में है कि लोग और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में अंग्रेज़ों को पता कैसे चला, तो एक नज़दीक का रेलवे का ठेकेदार बड़ी कम कीमतों पर इमारत बना रहा था। तो उसने कहा कि भाई इतना ईंटा सस्ता कहाँ से ला रहे हो? उसने कहा कि वहाँ पर ईंटा बहुत सारा पड़ा हुआ है, कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग है, उसका निकाल निकाल कर वो यूज़ कर लेता है। और जब जाकर अंग्रेज़ अधिकारियों ने देखा और उसके बारे में खोज की तो पता चला कि भाई ये तो ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो हम तो अपने इतिहास को कभी अज्ञानता में, कभी जानबूझकर, कभी अपने पूर्व के जो दुश्मन रहे हैं उनके बारे में सारे रिकॉर्ड नष्ट भ्रष्ट किए। सिर्फ मेरा जाना जाए, सिर्फ मेरे बारे में लोग बात करें। इतिहास में ऐसे कई राजा, ऐसे कई सम्राट रहे हैं जिन्होंने नष्ट किया है। तो ये बड़ी समस्या है। ओरल सोर्सेज के साथ ये सबसे बड़ी एडवांटेज की बात है या लाभ की स्थिति है कि मौखिक स्रोत कभी भी नष्ट नहीं किए जा सकते इन तरीक़ों से। उसमें इजाफा हो सकता है, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, पर उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। सो व्हाट इज़ spectacular about and very good, I find this something very really amazing about oral sources, is that they are indestructible. They can be modified, there can be interpolations, there can be exaggerations. I admit, I don't say that oral sources are flawless. Of course there are grounds for exaggerations, there are grounds for manipulations, there are grounds for interpolations, but what I still would not agree to is that they can be destroyed. They are just carried forward. As we carry the languages, so do we carry the oral sources as well. Thirdly, the third point that I would like to talk about the importance of oral sources here is that they are part of the traditions of the humankind. So they are living histories. What I say is, normally histories are considered to be dead, and you normally study about the people who have been there in the past and about the working of the people in the past, but we don't study about the living past. In that sense, I say the way the traditions, oral traditions are carried forward, the culture is carried forward, the songs are carried forward, the customs are carried forward, they are a technique by which we live histories. If you are still talking about Reshma and Choharmal in Bihar,
These are the folklore's heroes and heroines, and whose love story is pretty older than that of Laila Majnun and Shiri Farhad. So their love story is, it's a love story of a Dalit with a higher caste woman, and it is sung in different forms in Bihar and Uttar Pradesh and parts of it, even about Lorik. And Badri Narayan has done commendable work on this Reshma Choharmal stories and Mela Leela politics. So he has tried to explore that Mela Leela politics, folklore traditions in recreating and reconstructing histories. So that is also a very important aspect which we need to take care of. And we'll see that the greatest asset or strength of these kind of sources is that they are indestructible, they are living traditions, and they're living histories of the mankind, which is very important aspect of oral sources. And then what makes oral sources more important, that they are not history of classes but of masses. इतिहास में मैंने कहा ना कि हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ हम लोग इतिहास की रचना कर रहे हैं, हम लोगों के इतिहास की, पीपल्स हिस्ट्री। एनसीईआरटी का मोटो भी देखिए पीपल्स हिस्ट्री है, हम लोगों का इतिहास लिख रहे हैं, लोक इतिहास लिख रहे हैं। तो लोक इतिहास में लोगों की बातें तो होनी ही चाहिए। कब तक हम सिर्फ राजा महाराजाओं, उनके युद्धों और उनसे होने वाले लाभ हानियों की चर्चा मात्र करेंगे? मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि इनका अपना स्थान नहीं है। राजनीति का तो सदैव ही मानवों के इतिहास में स्थान रहा है, तो इनके स्थान को कहीं से मैं नष्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि इस प्रकार के, जहाँ हम राजा महाराजा, उद्योगपतियों, रसूख वाले लोगों का, लॉर्ड्स का, सामंतों का, ब्राह्मणों का, पादरियों का, चर्च का, मंदिर का, मठों का, मस्जिदों का, खलीफाओं का इतिहास पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लोक इतिहास को पढ़ने के लिए सिर्फ मौखिक स्रोत ही हैं जो आपको उनके नज़रिए से दिखा सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक इतिहास में लोगों की चर्चा नहीं होती, ये बिल्कुल गलत बात है। राजनीतिक इतिहास भी लोगों के उनकी चर्चा करता है, आर्थिक इतिहास भी लोगों की चर्चा करता है, धार्मिक इतिहास भी लोगों की चर्चा करता है। यहाँ से आपको कई सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। पर लोग उन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, वे उन चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं, वे अपने विषय में या उन चीज़ों के प्रभावों के बारे में किस प्रकार के भावों को अपने अंदर लाते हैं, ये आपको मौखिक स्रोत बताते हैं। तो ये मौखिक स्रोतों की एक खासियत है। फिर कई बार, और मैं इस बारे में काफ़ी यकीन से कह सकती हूँ कि हर तरह का जो इतिहास लेखन आपके और हमारे पास उपलब्ध है, वो किसी न किसी मकसद से लिखा गया है। मकसद, राजाओं का मकसद होता है अपना गौरवगान करना, हमलावरों का मकसद होता है अपने शक्ति प्रदर्शन को करना। धार्मिक इतिहास जब लेखन होता है तो धर्म का गुणगान किया जाता है, पादरी, पोप, खलीफा, ब्राह्मण, शंकराचार्य अपना गुणगान करते हैं, अपने देवताओं का गुणगान करते हैं। यानी हर प्रकार का इतिहास जो आपके पास उपलब्ध है वो किसी न किसी मकसद से लिखा गया है, उसको पता था कि वो इतिहास होगा और इसलिए लिखा गया है। मौखिक स्रोतों की ये विशेष खासियत है कि ये किसी मकसद से नहीं लिखा गया। समाज में कई चीज़ें जो दोहराई गई, लोग अपने आप को उन गीतों के साथ, या उन जैसे कटनी के गीत हैं, रोपनी के गीत हैं, पैदा के गीत हैं, विवाह के गीत हैं, मृत्यु के गीत हैं, तो जीवन में जो जो चीज़ें होती रही हैं उसकी उन्होंने चर्चाएं की और गीत बना लिए, कथाएं बना ली हैं, और उन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सबने अपने लिए उपयोगी पाया है। तो इसीलिए एक तरह से ये these are unintentional history. You don't intend to do something. You're not a king that you want that your glories should be listed there. You're not a religious head that one should speak every time good about your Almighty. You're not even an industrialist or a geographical explorer that you want that your exploits should be listed, that your achievements, your money should be counted. So in this sense, oral sources are very, very important, and they are a very important aspect of history.